हेलो नमस्कार दोस्तों, 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आपके साथ। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक साहित्यकार की नज़र से अगर इस दुनिया को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो आज इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जुड़ी है साहित्यकार अंजू अग्रवाल मैम। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम अंजू अग्रवाल है और मैं किशनगढ़ रेनवाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा पियर किशनगढ़ रेनवाल है और मैं शादी होकर सीकर आई हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम है CA राजेंद्र जी अग्रवाल। और आप मुझे जहाँ तक मेरा कि आप क्या करती है बोलते हो तो मैं बोलूँगी कि मैं एक लेखिका हूँ। आप मुझे ऑथर बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ऑथर होना, क्योंकि शब्दों को पिरोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी की भावनाओं को समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैम, ये लिखने की जर्नी कैसे शुरू की? मतलब क्या आपको शौक था या फिर किसी से इंस्पायर आप हुए? इसका ऐसे रहा था, जैसे मेरी 12th होते ही शादी हो गई थी, तो पढ़ना तो था ही आगे और ससुराल में भी सारी एजुकेटेड फैमिली थी तो उनको भी पढ़ाना ही था। तो मैंने फिर यहाँ ग्रेजुएशन मेरी ये कृष्णा सत्संग कॉलेज से करी और उसके बाद मेरे उसी ग्रेजुएशन करते करते ही मेरे बेटा हो गया। और उसके 1 साल बाद मेरी मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, मेरी मतलब इतनी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। मेरे परिवार और मेरे मतलब हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट करा, मुझे इस बीमारी से भी बाहर निकाला और मुझे आगे बढ़ने के लिए भी हमेशा प्रेरित करा। तो मैम, ये जो लिखना है ये आपने कब चालू किया? ये लिखने की भी एक अलग ही वो कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था कि जैसे मेरे को इस बीमारी से निकलने में 10-12 साल निकल गए। मतलब पूरा डिप्रेशन में चली गई थी और मतलब मैं दूसरे के बारे में तो इस और चीज़ के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं खुद के बारे में नहीं सोच पाती थी। लेकिन परिवार का और ख़ासकर मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, तुम बीमार नहीं हो, कहीं बेड पे पड़े रहते तुम चल फिर सकती हो, अपना काम करती हो। तो इससे मुझे पूरा सपोर्ट मिलता रहा। तो फिर थोड़ा बीमारी से थोड़ा निकली तो मेरे को भी चाह थी कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने मेरे पास में ही स्कूल थी तो वहाँ बोले कि वहाँ जाके तुम अपना पढ़ाया करो, ऐसे कर लिया करो। तो हाँ, तो मैं गई तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मेरी हेल्थ उस टाइम ये मतलब हो नहीं पाया कि घर भी संभालूं और बाहर जाऊं। फिर वही घर में फिर वापस से वही स्टार्टिंग, बच्चा जैसे मेरा पल रहा था आराम से, उसका सारा पढ़ाना करना सब मैं करती थी। फिर मैं क्या करूं। तो हस्बैंड बोले कि एक दिन कि तुम लिखती थी, लिख लिया करो। तो मैंने कहा मैं क्या लिखती थी? लिखने का ऐसे हुआ कि मैं जब 9th क्लास में थी तो मुझे पढ़ने का स्टार्टिंग से शौक था। तो हमारे घर में कई बुक्स आती थी, तो पहले तो भगवान की आती थी ज़्यादा, कल्याण वगैरह ये सब। तो उसमें एक दिन ऐसे लिखा हुआ था कि आप इसमें कुछ भी भेज सकते हैं, अगर आपका बेस्ट हुआ तो हम छापेंगे। पता नहीं कैसे क्या, तो मैंने वो भेज दिया। उस टाइम ये फ़ोन का भी ज़माना नहीं था, बाकायदा पोस्ट करके भेजा था, तो वो छप गया था। तो बस आया तो मुझे खुशी, अरे अपन ने भेजा था और वो आ गया, बस इतना ही। और एक मेरी भाभी पढ़ती थी छोटी वाली, तो उन्होंने देखा, अरे अंजू जी आपका तो, अंजू भाई मतलब अंजू दीदी आपका तो नाम आया है इसमें। तो बस हम दोनों को पता था पूरे घर में। फिर बस मैं वो पेज फाड़ के मतलब लेके आ गई थी मेरे साथ ससुराल ही जब। तो वो है ना, मेरे हस्बैंड को दिखाया कि ऐसे आया था, चलो बात आई गई हुई। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया उस टाइम जब मैं चाह रही थी कि क्या करूं। तो ये हो गया था। तो वो तो बोल ही रहे थे, मैंने कहा ऐसे कैसे लिख लूँ, मुझे क्या पता कैसे लिखते हैं क्या है कुछ, वो तो ऐसे ही लिख दिया था बचपने में, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ से मैं नीचे उतर के आई जैसे रोड पे, तो वहाँ पे क्या था, एक बच्चा रो रहा था खड़ा, वो होगा 4-5 साल का। तो वो रोता जा रहा था और जैसे और लोग सब खड़े थे, अपना रूटीन में लग रहे थे, किसी को ध्यान नहीं भाई ऐसे वो रो रहा है, सामने ही रो रहा था। तो मुझे ऐसे लगा यार ये बच्चा रो रहा है, ये लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो मैंने उनको बोला कि ये बच्चा कैसे रो रहा है। तो बोले अरे इसका तो रोज का काम है, इसकी मम्मी देखो वो जा रही काम पे गई है, तो ये भी रोता रोता घर चला जाएगा, कोई ऐसे नहीं है। और पता नहीं मेरे उस दिन ऐसे मानो माँ सरस्वती की मतलब कृपा हुई कि वो बच्चा मेरे दिमाग में घूमता रहा और मेरे हाथ में पेन और कलम आ गए, मतलब कागज और कलम आ गई और मैंने उस पे एक कविता बन गई।
फिर वो कविता जैसे, और मेरे एक ये है कि मेरी जो भी कविताएं आती ना, सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड को सुनाती हूँ, उनका व्यू जानती हूँ कि कैसी बनी है, क्या बनी है, उसी के बाद उसको आगे बढ़ाती हूँ। मतलब आपके जीवन में आपके हस्बैंड आपके जामवंत जी है, हाँ, आपकी छुपी हुई शक्तियों को उजागर कर रहे हैं। हाँ, तो है ना, तो वो मैंने कविता लिखी, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो मेरी फर्स्ट कविता हम तो बनी। बिल्कुल एक्साइटेड हैं, बताइए। और ये फर्स्ट कविता सबको इतनी अच्छी लगी कि मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला। जी मैम, बताइए जरूर। ये मैंने लिखी है, काम पर जाती माँ बच्चे की व्यथा। उसने सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, खिलाकर सभी को वो जाने लगी काम पर। इतने में दौड़ा मुन्ना आया, रोने लगा माँ के पैरों से लिपट कर। उसने बड़के को आवाज लगाई और निकल गई काम पर। मुन्ना भी रोता रोता घर से 4 मकान आगे आ गया, पर वो ना रुकी ना पलटी। उसे पता था वो पलटी तो ना जा पाती काम पर, और रुकी तो कल चूल्हा कैसे जलेगा घर पर। वो ना रुकी ना पलटी, बस चलती रही अपने गंतव्य तक। मुन्ना भी रोता रोता घर वापस आ गया। नाइस मैम, अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे अपना वो बिल्कुल सीन याद आ गया कि मैं जब सुबह आती हूँ तो मेरी बेटी भी ऐसे मेरे पीछे पीछे आके थोड़ी देर रोक के फिर वापस चली जाती है, और ये हर उस स्त्री की व्यथा है जो काम पे जाती है। तो और सही बोल रहे हो आप। मैंने ये कविता, ये काफी सारी जॉब वाली लेडीज थी, तो उन्होंने मुझे पास आके बोला कि यार आपने तो हमारी आंखों में आंसू, हमारे साथ रोज सीन होता है जैसा आप बोल रहे हो। तो मैम फिर आप राइटिंग के अलावा सोशल वर्क भी करती हैं, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। सोशल वर्क तो ऐसे हम 3-4 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे ये भारत विकास परिषद हो गया और लॉयंस क्लब सनराइज हो गया, और सबसे पहले जैसे हमारे मतलब हमारे परिवार का हमारा खुद का ट्रस्ट है। इन्होंने अपने माताजी के नाम से ट्रस्ट बना रखा है, माँ सावित्री फाउंडेशन ट्रस्ट। तो उसके अंतर्गत हम काफ़ी कार्य करते हैं। जैसे हर साल एक तो मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप लगता है। वो ये अपने जैसे ये गोविंदगढ़ मलिकपुर आपने नाम सुना हो तो वहाँ पे इनका मूल निवास स्थान है। तो वहाँ हर साल दादाजी की बरसी पे वो लगाया जाता है। और जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी लड़की की शादी हो रही है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, और जैसे जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कोरोना में हमने जैसे 3-3:30 बजे जाकर भी होकर्स को सैनिटाइजर मास्क बांटे थे। मतलब छोटी बड़ी ऐसे नहीं देखी जाती कि छोटी करनी है बड़ी करनी है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना वैसी सेवा करने का रहता है। मतलब आप भी हाँ, साथ में जाते हैं हम, हस्बैंड वाइफ दोनों, और हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी जाते हैं सब। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इतनी मोटिवेट है, मतलब इतनी बीमारियों से जंग लड़ी है और बच्चे को भी पाला है और फैमिली को भी संभाला है, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप ये, मतलब मेरा तो सपना है कि मेरी एक भी बुक निकल जाए। तो अपनी किताबों के बारे में बताइए कि पहला जो एहसास था अपनी किताब को देख के, अपना नाम इसमें देख के, कैसा था? वो एहसास तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बस मेरी बुक्स दिखा सकती हूँ। और इसी की मोटिवेशन पे मैं मेरी दूसरी बुक्स निकालने की तैयारियाँ चल रही है। तो मेरी पहली बुक्स थी बंद खिड़कियाँ चंद अल्फाज के नाम से थी, बंद खिड़कियाँ चंद अल्फाज अपनों से। तो लोगों को बहुत पसंद आई है, उनकी डिमांड आ रही है कि आप ना आपकी सेकेंड बुक भी निकालो। तो वही मुझे मोटिवेशन देता है, और मुझे मेरे लिए वही सारे अवार्ड है। तो अभी तो आप मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी भी कभी बुक निकले। आएगी। बस मेरा ये है कि अब सब कुछ बनता जाएगा। आप अपना बस पूरा 100% दो, लगन से करो, और एक ईमानदारी साथ में रखो बस। और ये मेरे साझा संग्रह हैं, कुमुदनी है, और अलग अलग ये कवियों के साथ इसमें मिलके जैसे 7-8 ऐसे करके आते हैं। तो इसमें कुमुदनी है, उन्होंने इसमें भी मुझे मतलब ऐसे दिया है कि मेरा सबसे पहले मेरी कविता रखी है उन्होंने। आप देखिएगा, इसमें देखो, ये इसमें हो गया, और ये मेरी हृदय स्पर्श है इसमें। तो और ये एक शब्दों का शहर है, तो ये वाली यहाँ ये शब्दों का शहर है। और एक ये है
न्यू एज लीडरशिप सक्सेस, ये इसका एक जो मेन जो डायरेक्टर है वो यूएसए में रहता है। क्या बात है। तो उनको जैसे वो किसी के थ्रू में जुड़ी इसमें, तो उनको मैंने 1-2 कविताएं भेजी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी कविताएं भेजो, हम हमारी कविता में हम हमारी बुक में करेंगे। तो उन्होंने स्पेशल दिया, तो मुझे मेरे लिए तो बस यही सब वो अवार्ड है। तो मैम आपसे इंस्पायर मैं हो रही हूँ, वैसे ही हमारी जो वुमन आज है जो आपको देख रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं कहना चाहूँगी कि अपना जो भी आप में हुनर है, टैलेंट है, उसको उसके प्रति थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। परिवार को तो अपन को संभालना ही है, परिवार तो लेडीज़ के लिए प्रायोरिटी रहती है, भले ही वो कोई सी फील्ड में हो, जॉब में हो, उसके लिए मेन पहली प्रायोरिटी उसका परिवार ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ अपने शौक को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी आप में टैलेंट है या आप कुछ भी करना चाहते हो, मतलब कहने का मतलब अपने लिए समय निकालो। अब चलो किट्टी ज्वाइन कर रखी है, चलो एक किट्टी कर लो, ऐसे जरूरी थोड़ी ना आप 4 किट्टी में अपना टाइम वेस्ट करो। तो ये है कि अपने लिए समय निकालो कि मैं मतलब मैं हूँ, मैं भी हूँ, ऐसे होना चाहिए। मैं ही हूँ नहीं होना चाहिए, मैं भी हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। और मैम एक आपसे बात करके मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो यंगस्टर है वो तो मैं डिप्रेशन में हूँ और वो बिल्कुल गलत कदम उठा लेते हैं या फिर हार मान लेते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो इस फेज से निकली हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैंने जो सीखा है मेरी लाइफ से, तो मैंने ये सीखा है कि जैसे कोई अपने एकदम जैसे कोई बात हो गई कि अपने से कि इसका अब क्या करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उस वक्त अपन को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अपन को ये सोचना पड़ेगा कि जब वो टाइम नहीं रहा तो ये टाइम भी नहीं रहेगा, मतलब नहीं तो वो टाइम अगर उसी बारे में सोचेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये सोच लोगे ना कि अरे आज ये बात इतनी लग रही है तो दूसरे दिन थोड़ी कम लगेगी, परसों कम लगेगी, तो वो अपने आप ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो उस टाइम अपन को धैर्य रखना पड़ेगा। अपन जिस कंडीशन से चल रहे हैं ना उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मतलब अपने मन को बोलना पड़ेगा, दूसरे से नहीं सुनना अपन को, तो खुद के मन को समझाना है, नहीं हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रखो। तो हम अब इतनी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि आपके जो नियरेस्ट कविता आपकी लिखी हुई वो कौन सी है कि आपको यूँ लगे कि नहीं ये मेरे दिल को टच करती है? वैसे तो देखो वो बोलते हैं ना एक लेखक होता है ना, उसके ना वो सारे बच्चे ही एक से बढ़कर एक प्यारे लगते हैं। आपकी भावना को इससे मेरे को खुद को हो जाता है, अरे यार ये वाली भी अच्छी है, सुना देते, अरे यार ये भी अच्छी है, ये भी सुना देते, तो वो रहता है सबसे बेस्ट आपकी। लेकिन जैसे मैं महिला हूँ ना, तो मैं जैसे सारी महिलाओं के मतलब महिलाओं की तरफ से अपनी बात रखना चाह रही हूँ। मैं हूँ, मैं नारी ऐसी, कविता का शीर्षक है मैं नारी ऐसी। मैं हूँ, मैं हूँ कुछ अभिमानी सी, स्वाभिमानी भी, थोड़ी उलझी थोड़ी सुलझी, मैं हूँ। मेरा अपना एक वजूद है, जिसमें समाई है गहराई समुद्र सी, निर्मल धारा कलकल बहती नदी सी, मैं हूँ। गिरकर उठना मुझे आता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है लेडीज को। गिरकर उठना मुझे आता है, टूटकर फिर जुड़ना आता है। मैं खुद हूँ अपना सबल, मैं हूँ खुद अपना सबल, मैं हूँ। ओस की बूंदों सी सूरज के ताप सी, ओस के बूंदों सी सूरज के ताप सी, मिट्टी की सौंधी सुगंध सी, संतों के हवन सी, मैं हूँ। चहकते बच्चों की किलकारी सी, चहकते बच्चों की किलकारी सी, अंबर नापते परिंदों सी, मैं हूँ क्योंकि मैं एक नारी हूँ। बहुत ही प्यारी कविता, मतलब बहुत ही धन्यवाद। मैं वैसे बहुत सारी बातें अपनी हो चुकी है, लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज थे, आपका बच्चा भी था और आपकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई थी, तो उसके अंदर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो एज अ फैमिली कैसे वो अपने बच्ची को या अपनी बहू को सपोर्ट कर सकते हैं? तो आपके विचार बताइए इस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अपना ऐसे होता है जैसे आज आप यहाँ पे जॉब करने आते हो या कोई इस तरह जैसे कोई से भी फील्ड में हो, कहीं भी जाती हो, तो जैसे बाहर के 10 बातें बनाते हैं कि अरे ये जा रही है, क्या कर रही है, कुछ ईर्ष्या के बस वर्क करते हैं, कहीं की आलोचना करने की आदत होती है, कहीं अच्छे भी बोलने वाले होते हैं, फिर भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अरे
उसकी सोच ही इतनी है, तो अपन क्या करें, अपना काम करते रहते। लेकिन जब आप है ना अपना यहाँ अपना आपके लिए परिवार पहली प्रायोरिटी है, परिवार का पूरा करके आते हो, यहाँ आ गए और अगर आपको फिर यहाँ पे कभी आधा घंटा लेट हो गया, फिर आप घर जाते हो, अगर आप सबके मुंह फूले हुए देखो, ये तो है ना उस टाइम क्या फिर माइंड अपसेट होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं ये है कि उस टाइम परिवार को पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि है ना, अरे ये भी तो थकी हुई आई है, हो गया होगा कुछ भी हो जाए, कोई भी काम ज़्यादा हो गया, कोई मान लो कभी पार्टी भी रख लेते, खुद सब चीज़ें ही चाहिए साथ में, तो ना तो उस टाइम ऐसे है कि परिवार को आगे बढ़ के खुश होके उसका वो करना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज लेट हो गया तो थोड़ा बाहर से मंगा लेते हैं या थोड़ा लेट बना लेना खाना। तो ये वाला सपोर्ट जरूरी है, मतलब कि उसको आगे बढ़ने के लिए, अगर कभी वो अपने शौक के लिए मान लो थोड़ा लेट हो गए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए उनको। मतलब कहने का मतलब ये है कि औरत की जो सफलता होती है उसमें परिवार का सपोर्ट जरूर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, मतलब औरत है वो परिवार उसके लिए सब कुछ है, परिवार खुश होता है तो वो बाहर खुश रहती है, तो परिवार को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी चीजों में ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैम ये बात तो आपने बताई कि परिवार को क्या करना चाहिए, लेकिन अब महिलाओं को भी बता दीजिए कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केस भी हमने देखे हैं जहाँ मिसयूज ज्यादा होता है, तो उनके बारे में बताइए कि आपको क्या ध्यान रखना है। अभी तो देखो मैं इतना तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि सीखने की कहते हैं वैसे तो थोड़ा तो कि सीखने की कभी एज खत्म नहीं होती, लेकिन ये है कि जैसे वो बोलते हैं ना, अति हर जगह बुरी होती है, अति का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो अपना है ना अपने हुनर टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर वर्क करो। और हाँ, ये नहीं है अपना जैसे कभी शौक या कुछ वो भी करना चाहिए, फ्रेंड से मिलना करना सारा सब करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। मेरा नजरिया है वैसे। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि प्रायोरिटी जब आपकी फैमिली है, हाँ, तो आप अपने आप पे वर्क करो और अति सर्वत्र वर्जित है, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और आपकी बुक्स तो मैं जरूर पढ़ूंगी, और थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।